पीएनसी में हम लोगों के पास एक लास्ट प्रॉब्लम था जिसमें हम लोगों ने 10 पॉइंट थी और उसमें बोल रहा था कि कोई भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है एक्सेप्ट 4 पॉइंट जो कि कॉलिनियर है। मतलब इन चारों के अलावा, मतलब ये पॉइंट्स ऐसे नहीं आते, पॉइंट्स ऐसे ही आएंगे। इन चारों पॉइंट्स के अलावा कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है सवाल के हिसाब से, समझ में आएगा। और मान लेते हैं कि 6 पॉइंट्स इस तरीके से इधर होंगे कहीं, तो मतलब अगर कोई बोले कि ये दोनों के साथ और कोई तो कॉलिनियर नहीं है, मतलब कोई भी 3 इनके अलावा कॉलिनियर नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने एक तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये टोटल 10 पॉइंट हो गए, नहीं, और हम बिल्कुल PV = nRT वाला केस ले लें, आइडियल, एज्यूमिंग दैट कि कोई भी 3 पॉइंट्स कॉलिनियर नहीं है। तो अगर आपके पास 10 पॉइंट है और आपने ये एज्यूम कर लिया कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, तो कितने स्ट्रेट लाइन वो बनाएंगे? तो आंसर है 10C2। तो ये तो PV = nRT था, लेकिन हम लोग ऐसा तो है नहीं। वो क्या रहा है कि इसमें ये जो 4 पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर हो रहे हैं, तो यानी कि इन चारों का जो कंट्रीब्यूशन है वो पहले तो हटा देते हैं और उनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन क्या कर देते हैं, ऐड। तो पहले अगर इन चारों का कंट्रीब्यूशन अगर ऐसे सोचें कि अगर ये इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है, तो ये कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है तो कितने स्ट्रेट लाइन बनाते हैं? तो मेरे ख्याल से 4C2। तो मैंने 10C2 में कितना घटा दिया? 4C2। तो हमने इसका पूरा ही कंट्रीब्यूशन हटा दिया जो इनके थ्रू बनते हैं, समझ में आ गया? हाँ, इसके थ्रू और के साथ तो वो सारे कंट्रीब्यूशन है अभी भी, ठीक है ना, इनके आपस के कंट्रीब्यूशन को हटा दिया। तो हम लोग बोले कि इनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। तो हम लोग को प्लस क्या करना पड़ेगा? 1। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं कि फिर से अगर ट्रायंगल वाला केस है तो PV = nRT से 10C3, एज्यूमिंग नो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। बट ये गड़बड़ कर रहे हैं 4 पॉइंट्स, इनके कोरस्पॉन्डिंग कितना हम लोगों ने जोड़ रखा था? 4C3, और इनका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ट्रायंगल बनाने में कितना है? log 1/2। तो देख लेना, +0 करना हो तो कर लेना, बाकी मेरे ख्याल से तो ये क्लियर है, ठीक है। तो एक तो ऐसे भी सोच सकते हैं, इसको हम दूसरी तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि ये 6 इन कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं कि नो 3 ऑफ देम आर कॉलिनियर, तो इनका जो स्ट्रेट लाइन में कंट्रीब्यूशन होगा 6C2। इन चारों का अगर कोई बोले तो 4C2 नहीं, कितना? 1। और फिर हम लोग बोले इधर से 1 पॉइंट और इधर से 1 पॉइंट के लिए तो 6C1 इंटू कितना? 4C1। कैसे 6C1 इंटू 4C1? क्योंकि इधर से 6 में से कोई भी 1 पॉइंट और इधर 4 में से कोई भी 1 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, अपने आप क्या मिल जाएगा आपको? स्ट्रेट लाइन। या फिर इस ट्रायंगल वाले केस में हम ऐसा सोच सकते हैं कि इन 6 में कंडीशन सेटिस्फाइड है, नो 3 आर कॉलिनियर, तो 6C3। इन 4 में कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिर हम लोगों ने और ट्रायंगल कैसे बनेगा कि इधर से 2 पॉइंट ले लिया, 6 में से 2, 4 में से 1, या फिर 6 में से 1 और 4 में से 2। ये हो सकता था ना, इसमें से 3 पॉइंट, इधर से 0, इधर से 2 पॉइंट, इधर से 1, इधर से 1 पॉइंट, इधर से 2 और इधर से 3 पॉइंट, तो उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं ट्रायंगल। अगला सवाल आप लोग के लिए, consider 6 vertices of a regular hexagon and its center. Consider 6 vertices of a regular hexagon and its center. Consider 6 vertices of a regular hexagon and its center. How many पहला है straight lines, दूसरा है triangles can be formed. How many? पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा है ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म विद दीज 7 पॉइंट्स। जैसे हम लोग बोले कि रेगुलर हेक्सागन है, वैसे दिख नहीं रहा है रेगुलर है, बट कोशिश कर लेते हैं एक बार और, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात। तो कोई भी एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके 6 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं और इसके सेंटर की बात कर रहे हैं, और बोल रहे हैं कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी मेड एंड हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी ड्रॉन, जो भी है, ठीक है। तो अगर हम पहले स्ट्रेट लाइन पे अगर आए तो फिर से अगर हम लोग उस वाली स्ट्रेटेजी जाते हैं PV = nRT वाले, कि पहले तो आइडियल विथ अजम्पशन दैट नो 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो हमारे पास टोटल कितने पॉइंट हैं? 7, और 7C2 विल बी द एक्चुअल नंबर, नहीं? तो आप देख सकते हो 7C2 से हमने क्या किया? फाइंड आउट कर लिया टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसमें जंक्शन क्या रहा कि कोई भी 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है। बट ऐसा है तो नहीं, ये 3 पॉइंट कॉलिनियर दिख रहे हैं,
और को दिख रहे हैं, मतलब ये 3 पॉइंट कॉलिनियर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं। तो हम लोग बोले कि ये 3 पॉइंट कॉलिनियर नहीं है भाई, इसका ध्यान रखें। हम लोग बोले ये 3 पॉइंट जरूर कॉलिनियर होंगे अगर ये रेगुलर हेक्सागन होगा। ऐसे ही ये 3 पॉइंट भी कॉलिनियर होंगे और ऐसे ही ये 3 पॉइंट भी क्या होंगे, कॉलिनियर। तो इन 3 पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग हमने एक्चुअली कितना कॉन्ट्रीब्यूशन मान रखा होगा, 3c2। बट क्या ये 3c2 कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कॉलिनियर। तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, 1। इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन यू कैन ड्रॉ, ओनली 1। और ऐसे ही हम लोग बोलें कि इसके कोरस्पॉन्डिंग मतलब 3c2 घटाना पड़ेगा और 1 क्या करना पड़ेगा, ऐड। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 3c2 हर के कोरस्पॉन्डिंग घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 3c2, और सबके कोरस्पॉन्डिंग कितना ऐड होगा, 1। तो 1 1 1 कितनी बार ऐड होगा, 3। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, 15। इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं सेकेंड ट्राइंगल्स काउंट करना है। तो फिर से वही PV = nRT कितना हो जाएगा, 7c3। क्या बोलते हो? लेकिन हम लोग को पता है कि ये जो 3 पॉइंट है कॉलिनियर, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना हमने ट्राइंगल काउंट कर रखा है, एक 3c3 नहीं, लेकिन एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 0। तो यानी कि -1 इसके लिए भी करना पड़ेगा, -1 इसके लिए भी करना पड़ेगा, -1 इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या करना पड़ेगा इसमें, -3। और भी तरीके से बच्चे बना लेते हैं कि एक ट्रायंगल एक पॉइंट लेते हुए ऐसे कर करके बनाते रहते हैं, तो वो भी देख सकते हो। बाकी मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर तो यही है, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा और बेटर सोच सकते थे, इसमें भी सोचने के तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उस पर मैं अभी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ और करना भी नहीं मुझे। इसको हम लोग थोड़ा बेटर ऐसे सोच सकते हैं कि मान लो कि अगर यहाँ ये पॉइंट नहीं होता बीच वाला, सेंटर वाला, तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनते, 6c2। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे नहीं है जो कि वर्टाइसेस ऑफ क्या है, रेगुलर हेक्सागन, और उससे कोई पूछता है कि कितने स्ट्रेट लाइंस बन सकते थे, तो माय आंसर इज 6c2। अब क्या है कि एक पॉइंट ऐड हुआ, तो हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि अगर एक पॉइंट ऐड हुआ तो उसके थ्रू और भी लाइंस बननी चाहिए, नहीं। लेकिन इस केस में अगर आप देखोगे तो कोई भी नई लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि अगर आपने मान लो कि इस सिस्टम में इसकी एंट्रोपी बढ़ाई एक पॉइंट ऐड करके, नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर अपन बात करें कि इसके एडिशन से कितने नए लाइंस बनेंगे, तो अपन क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन, 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 ये वाली लाइन। ये सारी लाइन इसमें पहले ही बन चुकी है, क्योंकि जब इन दोनों को आपने ज्वाइन किया होगा तो ये यही वाली लाइन बनी होगी या यही वाली लाइन बनी होगी। तो मेरे ख्याल से इसके एडिशन से कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रेट लाइंस इसमें ऐड नहीं हो रही, तो सीधा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6c2। लिखिएगा अगला सवाल, इन हाउ मेनी वेज can the 7 different colors of a rainbow, in how many ways can the 7 different colors of a rainbow be arranged so that the blue and green never come together? In how many ways can the 7 different colors of a rainbow be arranged so that the blue and green never come together? ठीक है, तो हम लोग ले रेनबो, पहले तो उसमें पता होना चाहिए कौन कौन से कलर है, नहीं तो पता नहीं, ऐसे कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखते हैं सब कलर से, ब्लू नहीं। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ब्लू एंड ग्रीन नेवर कम्स टुगेदर। हम लोग को इस तरीके से इन सातों कलर को अरेंज करना है कि ब्लू और ग्रीन कभी भी साथ में ना हो। तो एक तो हम लोग के पास ये तरीका हो सकता है जिसको हम लोग गैप मेथड भी कहते हैं, तो हो चाहे नहीं अपन यूज़ करना सीख लें। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले जिन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसको हम लोग जमा देते हैं, मतलब अरेंज कर देते हैं। जैसे 5 कलर्स हैं जिन पे कोई कंडीशन नहीं है, VI Y और R, मतलब वायलेट इंडिगो शायद होता होगा, क्या येलो ऑरेंज रेड क्या होता है सर, यही सब होता है ना। अरे तुक्का मारा था तो हाँ वही, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, ऑरेंज रेड। तो हम लोगों ने क्या कि इन 5 को हम लोगों ने क्या कर दिया, जमा दिया। अब इसके जमाने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5। जब आप इनको जमा दोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 5 अगर है रखे हुए तो ऑफकोर्स वो लाइन कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। समझ में आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर B और G को इनमें से किसी भी 2 स्थान पे रखें तो मेरे ख्याल से B और G कभी भी साथ में नहीं आएगा, ठीक है ना।
तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बी और जी दोनों इधर नहीं रखे हैं, बी और जी दोनों इधर नहीं रखने, ऐसे नहीं रखे। हम लोग बोल रहे हैं कि इनमें से किसी एक जगह पे बी रखेंगे और किसी एक जगह पे जी रखेंगे। तो जब आप इसको अरेंज करोगे तो ऑफ कोर्स बी और जी बाकी कलर्स के साथ ही तो अरेंज हो रहे होंगे ना। बस ये होगा कि कंडीशन की बी और जी साथ में नहीं आ रहे हैं। तो बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपने बी और जी को इधर रखा तो कहीं कोई इशू नहीं है, सब एक साथ ही आ रहे हैं, और बी और जी कभी भी साथ में नहीं आ रहा। तो 6 में से हम क्या करें, 2 प्लेस सेलेक्ट कर लें, किसके लिए, बी और जी के लिए, और वहाँ उन दोनों को अरेंज करने के कितने रास्ते होंगे, 2 फैक्टर। समझ में 2 फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि हम लोग 6 में से जो 2 प्लेसेस थे वहाँ पे उनको अरेंज करने के तरीके क्या होंगे, 2 फैक्टर। इस तरीके से हम चाहें तो कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जो कि हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तो 2 हैं तो ठीक है, अगर कोई ये कंडीशन लगा ले कि ये तीनों भी साथ में नहीं होने चाहिए तो फिर आपके लिए परेशानी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी और आपको मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो खैर जो भी समझ में आए अच्छी बात है। बाकी देखते हैं, हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले क्या करें, सबको जमा देते हैं, नहीं तो कितनी तरीके जमा सकते हैं, 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें वो हटानी पड़ेंगे जिसमें बी और जी साथ में हैं। तो बी और जी साथ में है तो उनको अपन एक बंडल बना दें, नहीं बी और जी साथ में हैं तो हम लोग बी और जी को क्या बना दें, बंडल। अब बी और जी का अगर एक बंडल बन गया, ठीक है ना, अब इसको हम जहाँ भी घुमाएंगे एक साथ ही घुमाएंगे, यानी कि अब हमारे पास घुमाने के लिए कितनी चीज़ें हैं, 6। कितनी चीज़ें हैं, 6। अब इन 6 चीज़ों को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। इन सब में हम बात कर सकते हैं क्या कि बी और जी तो साथ में ही रहा होगा ना, लेकिन बी और जी अगर साथ में है तो जरूरी थोड़ी कि बी पहले रहे और जी बाद में रहे। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि पहले जी रहे और बी बाद में रहे, यानी कि वो जो भी अरेंजमेंट थे जिसमें बी जी करके आ रहा था उसमें जी भी करके भी आएगा। तो उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इनटू क्या लिख सकते हैं आप, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज अ ग्रैंडफादर विद 7 ग्रैंड चिल्ड्रन, या a grandfather takes 7 grandchildren to zoological garden. A grandfather takes 7 grandchildren to zoological garden without taking, yeah पहले to zoological garden in a group of 3. In a group of 3 children without taking the same 3 children together. Group of 3 children without taking the same 3 children together. How frequently each child goes, and how frequently grandfather goes. या हाउ मेनी टाइम्स ज़्यादा बेटर होगा, फ्रीक्वेंटली का ये मतलब वही निकलता है क्या, सेम ही होगा फिर, देखना। मतलब हम लोग बताने कि हर एक बच्चा कितनी बार जाएगा और वो जो ग्रैंडफादर है वो कितनी बार जाएंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस है कि ग्रैंडफादर कितनी बार जाएंगे, जितनी बार वो 3 का ग्रुप बनाएंगे। और कितने ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 7। तो 7 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि वो कितनी बार जा सकते हैं, जितनी बार वो 3 का ग्रुप बनाएंगे डिफरेंट। तो 7 में से 3 का ग्रुप बनाने का डिफरेंट तरीका हो गया क्या, 7C3। अब बात आती है कि एक बच्चा कितनी बार जाएगा, तो हम एक बच्चा उतनी बार ही जा पाएगा जितनी बार वो ग्रुप में शामिल होगा, नहीं। और ऐसा तो नहीं है कि पीछे चले तो हम लोग नहीं है कि मान लेते हैं कि उस बच्चे का नाम है राम और उसको जाना ही जाना है, ठीक है। तो हम लोग कि फिर अपन को 3 का जब ग्रुप बना रहे होंगे तो ये जो दोनों हैं इनको सेलेक्ट करने पड़ रहे होंगे और उतनी बार ही राम जो है उस ग्रुप में क्या होगा, शामिल। तो हम लोग बोलें कि ये जो 2 हैं ये कहाँ से लें, बचे हुए 6 ग्रैंड चिल्ड्रन जो भी उनके हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि काफ़ी ज़्यादा है वैसे, बट फिर भी हम लोग बोलेंगे क्या, 6C2। तो 6C2 टाइम्स कोई पर्टिकुलर बच्चा क्या वो वहाँ जा रहा होगा, जू। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गिवन 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वॉवेल्स, गिवन 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वॉवेल्स, given 10 different consonants and 4 different vowels, find the number of words which can be formed
Find the number of words which can be formed if each word has 3 consonants and 2 vowels. If each word has 3 consonants and 2 vowels and begins with a vowel. हेलो लगी 10 कॉन्सोनेंट्स गिवन है और 4 वॉवल गिवन है शायद। और क्या गिवन है 4 वॉवल्स। और हमें कितने लेटर का वर्ड बनाना है 5 का शायद। और इसमें 3 कॉन्सोनेंट होंगे और 2 क्या होंगे वॉवल। तो हमेशा हम कभी भी पीएनसी के प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो डायरेक्टली परमुटेशन वाला काम ना करें, बेटर रहता है। हम लोग हमेशा क्या करें, पहले सेलेक्ट करें और फिर सिलेक्शन के बाद क्या करें, अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो अगर हमेशा इस तरीके से करेंगे तो जो भी प्रोसेस है उसकी फील भी बनी रहेगी और आंसर भी मेरे ख्याल सही रहेगा, ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग 3 कॉन्सोनेंट और 2 वोवल चाहिए। तो हम लोग पहले 10 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर 4 में से क्या कर सकते हैं, 2 वोवल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास वो सिलेक्शन आ गया जिसमें 3 कॉन्सोनेंट होंगे और 2 क्या होंगे, वोवल। अब इसको यहाँ जमाना है। पहले वाले स्थान पे हमेशा कौन चाहिए, वोवल या कॉन्सोनेंट, वोवल। तो हम पहले वाले में अगर हमेशा वोवल चाहिए तो पहले वाले स्थान को भरने के तरीके होंगे 2, नहीं। और अब कितने स्थान बच गए, 4। इन 4 प्लेसेस में हमारे को क्या जमाना है, 3 कॉन्सोनेंट और बचा हुआ 1 वोवल। तो उनको अरेंज करने के तरीके क्या हो जाएंगे, शायद 4 फैक्टोरियल। जैसे पहले कुछ टेलीग्राफी का सिस्टम होता था, ठीक है ना, तो वो ऐसा कुछ बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं भगवान जाने, देख लेना। R stands for position of rest. ठीक है, लिखना। इन मोर्स टेलीग्राफी नाम है। इन मोर्स टेलीग्राफी देयर आर 5 आर्म्स and each arm is capable of taking 5 distinct position. In Morse telegraphy there are 5 arms and each arm is capable of taking 5 distinct position, including the position of rest, How many different signals can be transmitted? How many different signals can be transmitted? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहे होंगे। तो जैसे सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होंगे, तो ऑफकोर्स ये किसी पोजीशन पे रहेगा, ये किसी पोजीशन पे रहेगा, और ऐसे इधर ये, तो मेरे ख्याल से कोई एक कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उसका और उसके कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल हो रहा होगा, समझ में आएगा, बन रहा होगा या ट्रांसमिट हो रहा होगा, जो भी है। तो मतलब यहीं पे रख कर यहीं सिग्नल नहीं होता, मतलब कहीं और कोई बैठा रहता है और सिग्नल उसका रिसीव करता है कि पहले पे क्या था, दूसरे पे क्या था, तीसरे पे क्या था, उसके हिसाब से एक कोई मैसेज कोडेड होता होगा जो ट्रांसफ़र होता होगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम लोग बात करेंगे ये 3 पे है, ये 2 पे है, ये 1 पे है, ये 4 पे है और वो 1 पे है, तो देयर इज़ अ पर्टिकुलर मैसेज विच विल बी ट्रांसमिटेड, ठीक है ना। ये 1 पे है, ये R पे है, ये R पे है, ये R पे, ये R पे है, तो एक पर्टिकुलर मैसेज कुछ ना कुछ क्या हो रहा होगा, ट्रांसमिट हो रहा होगा, समझ में आएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसको हम यहाँ पे 5 पोजीशंस हैं जिस पे हम इसको रख सकते हैं। दूसरे वाले को भी 5, तीसरे वाले को भी 5, चौथे वाले को भी 5 और 5वें वाले को भी 5। और सिग्नल कब ट्रांसमिट होगा, जब सब कोई ना कोई पोजीशन क्या कर रहे होंगे, ऑक्यूपाई, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। लेकिन इसमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी, जब सब रेस्ट वाले पोजीशन पे होंगे तो डेफिनेटली
उस केस में इस इक्विपमेंट को स्टॉप मानना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर हर एक रेस्ट पे है तो ऑब्वियस है कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, समझ में आएगा। अभी ये नहीं कि वहाँ पे सर रेस्ट पे था तो हमको लग रहा था बार बार कुछ आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे फिर उस केस में कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो द आंसर विल बी व्हाट 5 की पावर 5 माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिख लेना बोट प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम ही अपन सॉल्व कर रहे हैं, बट बोट से रिलेटेड ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं करने को, ठीक है। तो उसके कुछ जनरल नोमेनक्लेचर हैं, उनको देख लेंगे अपन। नहीं तो जो भी वर्ड समझ में नहीं आए तो बोर्ड पे देखना, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि चिल्लाना चालू कर देना, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है an 8-oared boat is to be manned from a crew of 11. An 8-oared boat is to be manned from crew of 11. Of whom from a crew of 11, of whom 3 can only steer but cannot row. Of whom 3 can only steer but cannot row. Can only steer but cannot row. 8 can row but cannot steer. Of whom 3 can only steer but cannot row. 8 can row but cannot steer. In how many ways the staff can be arranged? In how many ways the staff can be arranged if two of the men? In how many ways the staff can be arranged if two of the men can only row on? The staff can be arranged if two of the men can only row on both sides. If two of the men can only steer on the both sides. Sorry, row on the both side. Steer कहाँ बोला? If two of the men can only row on the both side. जैसे 8-oared boat का मतलब कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये बोट है, ठीक है ना, बेंजीन मत मानना, मतलब अभी बोला नहीं लगाया बट इसलिए बोल रहा हूँ, बोट टाइप का मानना, ठीक है ना। और कॉकरोच का भी डाइसेक्शन नहीं पढ़ रहे। एक स्टीयरिंग पोजीशन होगा बोट में, बहुत सारी स्टीयरिंग पोजीशन से दिक्कत हो सकती है, नहीं ये बहुत सारी स्टीयरिंग पोजीशन है, हर जगह से आदमी स्टीयर कर रहा है, तो नहीं आधा इधर गया आधा उधर गया टाइप। तो देयर विल बी यूनिक स्टीयरिंग पोजीशन, ठीक है ना, और यूनिक स्टीयरिंग पोजीशन। और अगर बोल रहे हैं कि 8-oared बोट, तो 8-oared बोट का कहने का मतलब हुआ कि देयर आर 8 रोइंग पोजीशन, मतलब रोइंग मतलब रोने वाले पोजीशन नहीं समझ आया ना, सेल करने के लिए जो भी रो करते हैं ना, ठीक है ना। तो हम लोग बोलेंगे 4 ऑन ईच साइड, जैसे मान लो इस तरीके से, चार इधर पोजीशन है और कुछ 4 इधर भी है मान लो, तो 8-oared बोट। और हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये 8 तो क्या हो गया आपके पास रोइंग पोजीशन, 4 ऑन ईच साइड, ठीक है ना। फिर एक साइड को हम लोग इसमें कहते हैं स्ट्रोक साइड, और एक साइड को हम लोग क्या कहते हैं इसमें बो साइड। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और इस तरह के जो सवाल आए तो इन सब वर्ड्स को ध्यान रखिए और उसके हिसाब से कर लीजिए सॉल्व। तो 8-oared बोट होगा तो 8 रोइंग पोजीशन होगा, इस तरीके से और भी कुछ लिखा हुआ चेंज तो उसके हिसाब से। हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो अभी हम लोग बोट प्रॉब्लम देख रहे थे, राइट। और बोट प्रॉब्लम में हम लोग क्या कह रहे हैं, इस तरह का आपका कुछ बोट था, नहीं, और एक कोई स्टीयरिंग पोजीशन थी, राइट।
ठीक है। तो एक तो कोई स्टीयरिंग पोजीशन थी और उसके बाद हम लोग लेंगे 4 रोइंग पोजीशन इस तरीके से थी। ऐसे हम लोग 4 रोइंग पोजीशन, कुछ डरावना नहीं, कॉकरोच नहीं, नॉर्मल 4 रोइंग पोजीशन है। एक साइड को हम लोगों ने क्या कहा था, स्ट्रोक साइड, एंड द अदर साइड वाज व्हाट, द बो साइड। तो टोटल कुछ इस तरह का खेल है कि हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, तो जो भी लोग हैं, ठीक है ना, टोटल क्रू जो भी है, उस क्रू में हम लोग बोल रहे हैं कि 8 तो क्या, 3 तो क्या है, स्टीयरिंग के लिए एक्सक्लूसिवली है, एंड प्रेफरेंस लिख दे रहे हैं, 8 कैन रो बट नॉट स्टीयर, और इसमें से शायद 2 लोग जो हैं ये बो साइड पे ही बैठना चाह रहे हैं, और बाकी 6 एनी साइड। तो कुल मिला के चीज़ें हैं, सही है क्या। तो अपन देख सकते हैं कि 3 स्टीयरिंग में से किसी एक को स्टीयरिंग दे दो, ठीक है ना, 3C1, समझ में आ गया, क्योंकि एक ही को स्टीयरिंग पोजीशन दिया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इस 8 में से तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनको सिर्फ बो करना आता है, उसको स्टीयर करना नहीं आता है। उनको स्टीयरिंग थमा दोगे तो प्रॉब्लम आएगी, सही है क्या। तो हम लोग लेकिन 3 में से कोई एक को उठा के स्टीयरिंग पकड़ा दी अपन ने। ये 2 लोग बो साइड बैठना चाहते हैं तो बिठा देते हैं उनको 2 साइड, 2 को बो साइड पे। बो साइड पे 4 सीटें हैं, तो इन दोनों के लिए तो हम लोगों ने 4 में से 2 सीटें ले लो, 4 में से 2 सीटें ले लो ना बो साइड पे, वहाँ पे दोनों को बिठा दो 2 फैक्टोरियल। अरे क्लियर है ना यार, इन 4 सीट्स में से कोई भी 2 सीट उठाओ और उठाकर वहाँ पे इन दोनों को बिठा दो। बिठाने के बाद क्या करो कि उनको अरेंज कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल बेस, क्योंकि हमें तो टोटल अरेंजमेंट भी लिखना है। अब कितने लोग बच गए, 6। नहीं, अब बोलोगे सर ये जो 2 हैं वो क्या पानी में कूद गए, बेटा इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि स्टीयरिंग ही आता है इनको, ठीक है ना। तो वहाँ वैकेंसी मतलब समझ रहे हो कि ज़्यादा है डिमांड सप्लाई वाला, तो वो 2 लोग ऐसे ही अब निकल गए वहाँ से, समझ में आ गया। अब ये जो 6 हैं, क्योंकि हमारे को सारे सीट्स भरने हैं, तो 6 और 6 पोजीशंस खाली हैं, तो 6 फैक्टोरियल। सिंपल है ना भाई। या फिर हम लोग दूसरा क्या बोल सकते हैं, बोलो कि 3 में से कोई भी एक ले लो, उठा लो, स्टीयरिंग के लिए हो गया। नहीं, ये 2 लोग तो इधर ऑलरेडी आ चुके हैं, बो साइड 2 लोग जो जिनकी प्रेफरेंस है। अब इधर कितने लोगों के लिए जगह खाली है, 2 लोगों के लिए। कहाँ से आएंगे वो 2 लोग, इन 3 स्टीयरिंग वालों से ना, इन 6 में से कोई 2 आएगा, ठीक है ना, स्टीयरिंग चलाना आता है उनको। तो हमने लेकिन 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो। सुन रहे हो क्या कर रहे हैं, 2 लोग ऑलरेडी बो साइड के लिए पहले से तैयार हैं, हम 2 और पकड़ के ले आ रहे हैं। ये 2 कहाँ से पकड़ के ला रहे हैं, इन 6 में से पकड़ के ला रहे हैं। तो कितनी तरीके से 6C2। अब इधर भी 4 लोग हो गए और इधर भी 4 लोग हो गए। आप बोलोगे सर इधर के लिए तो आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो भाई इन 6 में से 2 सेलेक्ट कर लिया तो 4 रिजेक्ट भी तो हो गए, तो ये चारों इधर चले गए। तो अब इन चारों को इधर अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल, और इन चारों को दूसरी साइड, इन चारों को भी इधर अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल। हो गया भाई साहब, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कुछ इस तरीके से, 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स are to be seated in a line. Find, पहला है number of ways they can be seated so that no 2 girls are together. So that no 2 girls are together. या फिर इसी को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं, और गर्ल्स आर सेपरेटेड।
ठीक है, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं और गर्ल्स आर सेपरेटेड। अगर कभी ऐसा भी लिखा हुआ आ जाएगा गर्ल्स आर सेपरेटेड, उसका मतलब आप क्या निकालिएगा, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। सही है क्या, 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, राइट। अपन आगे दूसरा पार्ट इसका देख रहे हैं। दूसरा पार्ट है सवाल का, नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, और एटलीस्ट वन गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गर्ल्स। थर्ड पार्ट है इसका, बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड। मतलब कोई भी दो लड़का साथ में नहीं, कोई दो लड़की साथ में नहीं, तो ऑल्टरनेट ही होना पड़ेगा, और बॉयज एज वेल एज गर्ल्स आर सेपरेटेड। एंड द फोर्थ पार्ट, if they are 4 married couples, then number of ways if each couple is together। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है, आप सॉल्व कीजिए, मैं भी सॉल्व करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन जो है आप थोड़ी देर के बाद देख लीजिएगा जब आपका सॉल्व हो जाए, या फिर नहीं हो पा रहा हो, बिल्कुल फाइट मार के देख लिया आपने, तब कीजिएगा। तो 4 बॉयज़ हैं, 4 गर्ल्स हैं, और गर्ल्स को इस तरीके से बिठाना है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। तो हम ले लेंगे B1 B2 B3 B4, समझिएगा। और ये 4 लड़कियाँ हैं, G1 G2 G3 G4, मतलब कोई भी दो लड़की साथ में नहीं होगी। तो अगर किसी ने इसमें वो वाला तरीका लगाया ना कि दो को टोटल अरेंज कर देते हैं, और टोटल अरेंज करने के बाद घटाते हैं, तो घटाने में इस बार घट जाएंगे अपन नहीं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सबको अरेंज कर दिया एक साथ, इन 8 को इकट्ठे अरेंज कर दिया, इन 8 को इकट्ठे अरेंज करने के बाद होगा क्या दोस्त, कि फिर आप घटाओगे कि 3 साथ में हो लड़कियां, 4 साथ में हो, 2 साथ में हो, 2 साथ में कहीं और, तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो ज़्यादा बेटर क्या है, गैप मेथड। समझ में आएगा, जिस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है पहले उसको जमा दो। तो हम ले लेंगे बॉयज़ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सवाल की बात कर रहे हैं, तो हम ले लेंगे बॉयज़ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि बॉयज़ को पहले अरेंज कर देते हैं। कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। और अब हम लोग बोल रहे हैं क्या कि गर्ल्स को किधर, गैप में अरेंज करते हैं। तो गैप्स कितने बन जाएंगे बेटा, 5, 1 2 3 4 5। इन 5 पोजीशंस में से अगर गर्ल्स आके कहीं बैठें तो हम बोलें कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। मान लो कि एक गर्ल यहाँ बैठती है, एक गर्ल यहाँ बैठती है, तो क्या कोई 2 गर्ल्स, मतलब और एक यहाँ गर्ल बैठ रही है, एक यहाँ बैठ रही है, तो क्या गर्ल्स टुगेदर हैं, मतलब गर्ल्स टुगेदर मतलब आर गर्ल्स सेपरेटेड, पॉइंट इज आर गर्ल्स सेपरेटेड, आंसर इज यस, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, राइट। तो हम ले लें कि 5 में से पहले कोई 4 पोजीशन ले लो, क्योंकि 5 पोजीशन आए ना भैया, 1 2 3 4 और 5 में से 4 पोजीशन लेके इन चारों लड़कियों को यहाँ बिठा दो। कितनी तरीके से, 4 फैक्टर। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उसका आंसर ये रहेगा कुल मिलाकर, सही है। अब बोल रहे नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये में अपन वो काम कर सकते हैं जो अभी सोच रहे थे। अब बोले कौन सा काम कर रहे थे, क्या सोच रहे थे, तो सुनो मेरे बेटे, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि टोटल अरेंजमेंट कर लो। टोटल अरेंजमेंट मतलब क्या कर लो, 8 को अरेंज कर दो। इधर लिख देता हूँ मैं इसको, सेकेंड वाला पोर्शन, 8 को अरेंज कर लो। तो 8 को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल, और माइनस इसको तो बस आपत्ति इस बात से है कि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, या फिर एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गर्ल। नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर और एटलीस्ट 1 गर्ल इज सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द गर्ल, कम से कम एक लड़की अलग हो। समझ में आ गया।
तो मान लें कि सिर्फ इसको इसी से प्रॉब्लम है ना, जब चारों लड़कियां साथ में हैं तो चारों लड़कियां का एक बंडल बना लो और अब इसको अरेंज कर दो। तो 4 लड़के और प्लस दिस बंडल 5 फैक्टोरियल। तो अब इसको एज अ बंडल जब रोटेट करोगे तो चारों लड़कियां हमेशा साथ में होंगी, लेकिन साथ में रहने का मतलब थोड़ी कि ऑर्डर आपने फिक्स कर दिया, G1 G2 G3 G4 का ऑर्डर कितनी तरीके से पॉसिबल है, 4 फैक्टोरियल। अरे सुनने में आया मेरी बात। सबसे पहले तो क्या किया कि हम लोगों ने 8 को अरेंज कर दिया 8 फैक्टोरियल बेस से, ठीक है। अब हमने बोला कि हमें इनमें वो तरीके नहीं चाहिए जिनमें चारों लड़कियां साथ में हैं, क्योंकि इसी चीज़ के लिए मना कर रहा है। तो चारों का एक बंडल बना दिया अपन ने, और अब इनको जमाओ कितनी तरीके से, 4 ये लड़के और एक ये बंडल 5 और 5 फैक्टोरियल। और इनमें इन गर्ल्स को अंदर भी अरेंज कर सकते हैं ना भाई, इन चारों लड़कियों को, वो कितनी तरीके से कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो इसलिए 4 फैक्टोरियल भी इंपॉर्टेंट है, अगर मिस कर दिया है तो देख लीजिएगा। थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे आइए साहब आइए। थर्ड नंबर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि बच्चों को लगता है फर्स्ट और थर्ड सेम है। आंसर इज नो, फर्स्ट और थर्ड सेम नहीं है। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट एंड नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। इस केस में सेम नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो ना, जैसे मैंने अभी ये केस लिया था, ये देखो 1 2 3 4, यहाँ चारों लड़कियाँ बैठी, तो ये दोनों बॉयज़ तो साथ में आ गए हैं, क्योंकि ये तो गैप एक्चुअली तो गैप नहीं है ना, मतलब यानी कि इसमें कैसे बेटा, गर्ल बॉय बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, ऑल्टरनेट नहीं हुआ ना, क्योंकि ये दोनों बॉय साथ में आ गए। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लीजिए कि थर्ड एंड फर्स्ट आर नॉट सेम, क्लियर हो गया। अब ऑल्टरनेट में हम लोग बोल रहे हैं 2 ही सीक्वेंस है, इधर सीक्वेंस कैन स्टार्ट विथ अ गर्ल। अगर सीक्वेंस स्टार्ट्स विथ अ गर्ल तो देखो, जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, ये मान लीजिए ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे ही रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक तो ऐसा हो सकता है, एक तो ऐसा हो सकता है भाई साहब, तो गर्ल के साथ सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बॉय के साथ सीक्वेंस स्टार्ट हो। ये दिख रहा है, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ आर ऑल्टरनेट। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि बॉयज़ बॉयज़ के स्थान पे ही घूमेंगे और गर्ल्स गर्ल्स के स्थान पे ही घूमेंगी। मतलब इन चारों गर्ल्स को आप इन पोजीशंस पे कहीं भी अरेंज कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल। और इसी तरीके से इन बॉयज़ को 4 फैक्टोरियल। और ऐसे ऐसे कितने सीक्वेंस होंगे, 2। एक तो ये वाला 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसके लिए 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो पहले 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो भाई सीक्वेंस में पहले गर्ल भी पहले स्थान पे हो सकती है, बॉय भी हो सकता है पहले स्थान पे, तो 2 तरह के सीक्वेंस पॉसिबल हो गए ना भैया। तो दोनों में 2 टाइम्स हो जाएगा, इसीलिए 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब क्या कही भाई ने, शादी होगी, मतलब मैरिड कपल हो गए, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये मैरिड कपल के नाम है, एक ये है, एक ये है मैरिड कपल, एक ये है, और एक ये। समझिएगा ध्यान से, ये सब है भाई साहब मैरिड कपल। अब इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये कपल साथ में रहे, तो इनको एज अ बंडल ही बना के अरेंज कर दो ना, ऐसे ही जैसे अभी मैंने बना दिया ना, इन चारों को अरेंज कर दो, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि G1 B1 ही हो, B1 G1 भी हो सकता है, B2 G2 भी हो सकता है, B3 G, मतलब हर एक बंडल को अब अंदर अरेंज कर सकते हैं। 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 बार आएगा। ये समझे ना 4 बार क्यों आया, क्योंकि G1 B1 को अरेंज कर सकते हैं इस लीनियर अरेंजमेंट में, फिर G2 B2 G3 B3 और G4 B4। तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Eight straight lines. Next question is 8 straight lines and 6 circles and 4 parabolas are in a plane. Find the maximum number of their point of intersection of their point of intersections if
नो टू straight line, no two circle, no two parabola, overlap. ओवरलैप मतलब कोई भी दो मतलब कोइंसिडेंट सेम नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा भैया अब कि स्ट्रेट लाइन वर्सेस स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्ट मतलब आप सॉल्व कीजिए। इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन वर्सेस सर्कल के बन सकते हैं इंटरसेक्शन, स्ट्रेट लाइन वर्सेस पैराबोला के इंटरसेक्शन बन सकते हैं, सर्कल वर्सेस पैराबोला के भी इंटरसेक्शन बन सकते हैं, सर्कल वर्सेस सर्कल के भी बन सकते हैं, एंड पैराबोला वर्सेस पैराबोला के भी बन सकते हैं। इस तरह के इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल है। अब स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा कोई केस कंसिडर करोगे नहीं आप, क्योंकि ये बोला ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो मैक्सिमम तो दो स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है। तो जब मैं स्ट्रेट लाइन वर्सेस स्ट्रेट लाइन निकालूंगा और 6 स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, कितने स्ट्रेट लाइन है, सॉरी 8 स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, तो हम लेंगे 8C2, 8 में से 2 स्ट्रेट लाइन सेलेक्ट कर लिया मैंने, और उन दोनों स्ट्रेट लाइन के लिए मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिनने के लिए कह रहा है, तो मैं बोलूँगा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। स्ट्रेट लाइन वर्सेस सर्कल, तो कोई भी एक लाइन और एक सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकता है, 2। तो इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ले लिया 8C1, एक सर्कल ले लिया 6C1, और मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विच वी कैन काउंट इज 2। ये टच करने वाला केस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम इंटरसेक्शन वाला ही केस लेंगे। स्ट्रेट लाइन वर्सेस पैराबोला, तो पैराबोला में भी मैक्सिमम कितने पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर सकता है, 2, तो 8C1, 4C1, 2। सर्कल वर्सेस पैराबोला, ध्यान से देख लेना, नहीं कितने इंटरसेक्शन पॉइंट आ सकते हैं, मैक्सिमम 4। कितने आ सकते हैं, 4। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 6C1, 4C1 और हर एक के कोरस्पॉन्डिंग 4। सर्कल वर्सेस सर्कल 4 नहीं हो सकते हैं बेटे, कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 2, ठीक है ना, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। तो लेकिन 6 में से कोई भी 2 सर्कल उठा लो और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट 2। पैराबोला वर्सेस पैराबोला, इसमें बच्चे कभी कभी क्या है कि गड़बड़ काउंट कर लेते हैं। मान लो एक ऐसा पैराबोला है, एक ऐसा पैराबोला है, तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो सकते हैं भैया, 4। तो यानी कि हम लोगों ने 4C2 × 4 करना है। अब इन सबको, ये जो मैंने बनाया है, इन सबको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ देना पड़ेगा। समझ में आएगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। जैसे ही जोड़ोगे अपने आप आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन इज a cricket team comprising of A, B, C and so on till J&K, मतलब 11 प्लेयर्स हैं, और आप तो समझ लीजिएगा कि एक बार में एक ही जा रहे हैं, ठीक है ना, बैटिंग करने। अ क्रिकेट टीम कंप्राइजिंग ऑफ A, B, C till J&K is to be sent for batting. If A wants to bat before J and J wants to bat after G, then find the number of batting orders if other player could go in any order. If other players could go in any order. सिंपल सा सवाल है, सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। एक क्रिकेट टीम है दैट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ ABC till J&K, 11 प्लेयर्स हैं टोटल कुल मिला के, आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना।
इज़ टू बी सेंट फॉर बैटिंग, मतलब आपको बैटिंग के लिए भेजना है और बोला है कि ए जो है वो जे से पहले जाना चाहता है और जे जो है आफ्टर जी जाना चाहता है, तो टोटल नंबर ऑफ बैटिंग ऑर्डर कितने पॉसिबल हैं। बाकियों के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये जो रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ इन्हीं के लिए। ए जे और जी के लिए। तो जैसे टोटल 11 पोजीशन है दोस्त, ये टोटल 11 पोजीशन है, इनमें से कोई भी 3 पोजीशन पे ए जे और के जा सकता है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेगा क्या कि इफ़ ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, मतलब ए जो है वो जे के पहले जाएगा, एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, तो एक तो ये पॉसिबल, जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, सॉरी, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि ए जो है ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे, ए जे से पहले, इसमें बीच में कुछ भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं बोला है कि भाई एक साथ ही जाएंगे, मतलब इसके बाद ए के बाद हो सकता हो बी सी चला गया, उसके बाद जे गया, क्योंकि कुल मिला के पॉइंट ये है कि ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, ये देख लो। तो एक तो ये है, और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, तो वो चेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। कि मान लीजिए ए है, फिर जी है, फिर जे है, मतलब फिर जी है, मतलब ए और जी के भी बीच में बहुत सारे प्लेयर्स आ सकते हैं, नॉट ए प्रॉब्लम, ठीक है ना। क्योंकि इसमें भी देख लो, ए वॉन्ट्स टू बैट बिफोर जे एंड जे वॉन्ट्स टू बैट आफ्टर जी, मतलब दो पोजीशन, दो तरीके हो जाएंगे इसमें, समझ में आएंगे, और कोई तरीका नहीं होगा जी ए जे का ऑर्डर का। तो इन 11 में से कोई भी 3 प्लेसेस सेलेक्ट कर लो पहले, उन 3 प्लेसेस में इन ए जे और जी को रख दो। कितनी तरीके से रख सकते हो ए जे और जी को? 2 तरीके से। नहीं, मान लो कि 11 में से 3 पोजीशन आपने ये तीनों सेलेक्ट की और यहाँ पे आपको ए जे और जी रखना है, तो 2 तरीके से रख सकते हो ना, या तो जी ए जे रख दो या ए जी जे रख दो, ताकि ये क्वेश्चन का कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। और बाकी 8 के लिए तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है ना, तो 8 फैक्टोरियल। तो 11 में से कोई भी 3 पोजीशन, और उन 3 पोजीशंस में हम लोगों ने क्या बोला कि ए जे और जी को रख दिया, कितनी तरीके से? 2 तरीके से, और बचे हुए प्लेसेस के लिए 8 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A train having a train having 12 stations en route has to be stopped at 4 stations. Has to be stopped at 4 stations. Find the number of ways it can be stopped. If no 2 of ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज़ यूज टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इसको हम मास्टर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। मास्टर प्रॉब्लम मतलब ये नहीं कि सिर्फ मास्टर लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। हमें लगे दिस इज अ प्रॉब्लम विच सॉल्व्स मेनी प्रॉब्लम। कुछ क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली बोल देंगे कि यार वो ट्रेन वाला तरीका यूज़ कर लेंगे, समझ में आ गया। तो देखते हैं क्या है, आप लोग बाकी इसको सॉल्व करके देखिएगा ज़रूर से। तो टोटल 12 स्टेशन हैं दोस्त। अब देखो, खुद भी फील लेनी पड़ेगी इस सवाल में, ठीक है ना। जब खुद से फील लेने की कोशिश करोगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे खुद से कुछ नए केसेस बनाओगे, तो आपको धीरे धीरे फील आ जाएगा कि अच्छा जो सर ये कह रहे हैं। और बाकी सिर्फ एनिमेशन देखना चाहते हो तो फिर अलग बात है।
तो ले लें S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12, ये 12 स्टेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है, मास्टर प्रॉब्लम की तरह यूज़ होगा, फिर से बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा खुद से भी मेहनत करनी पड़ेगी तब समझ में आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग पहले ट्राई कर लीजिए ज़रूर से, तभी देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो ले लीजिए 12 स्टेशन है, उसमें 4 स्टेशन सेलेक्ट करने हैं। मान लो कि मैंने ये 4 स्टेशन सेलेक्ट किए, तो भाई ये 4 स्टेशन ऐसे स्टेशन हैं सच दैट नो टू आर कंसेक्यूटिव, नो टू स्टॉपिंग स्टेशन आर कंसेक्यूटिव, मतलब गाड़ी यहाँ पे रुकेगी, ठीक है ना। बाकी इन स्टेशन में गाड़ी नहीं रुक रही है, मतलब इसको पास करते हुए जाएगी, ठीक है। तो बस ये समझ लीजिए कि 12 स्टेशन हैं बीच रास्ते में, और यहाँ पे 4 स्टेशन पर रुकना है, नो टू आर कंसेक्यूटिव। करते क्या है, पहले वो मेथड सुन लो, समझ में आएगा, और फिर कैसे वर्क करता हुआ मैं थोड़ा बतलाऊँगा, बट वो मेरे थोड़ा ही बतला पाऊँगा, आपको ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी वैसे कर करके, ठीक है। सुनना ध्यान से, क्या करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉपिंग स्टेशंस पता है आपको 4, तो सबसे पहले नंबर ऑफ नॉन स्टॉपिंग स्टेशन निकालो, क्योंकि टोटल स्टेशन पता है आपको। तो नंबर ऑफ नॉन स्टॉपिंग स्टेशन इक्वल्स कितना हो जाएगा 8, क्योंकि टोटल 12 है। अब इन 8 को मैं क्रॉस से मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखते रहना। ये क्या है, नॉन स्टॉपिंग। कोई पूछे कौन से स्टेशन से सर, तो भाई 4 स्टॉपिंग स्टेशन बतला दे, मैं ये बतला दूंगा तुझे। मतलब ये तब तक नहीं पता चलेंगे जब तक 4 स्टॉपिंग स्टेशन नहीं आ जाता है। 1 3 4 5 6 7 8, इनके नंबर्स नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि स्टेशंस ऐसे नहीं होंगे कि पहले अगर मान लो कि दिल्ली है और पीछे कोटा है, तो फिर किसी दिन चेंज हो जाएगा कि कोटा आगे चला गया, दिल्ली पहले आ गया, वो चेंज नहीं होगा। मतलब ऑर्डर स्टेशंस के तो यही रहेंगे, S1 S2 S3 टिल S12, ये ऑर्डर चेंज नहीं होने वाला है कि सर S12 पहले हो जाए S11 बाद में हो जाए। बेटा ये घड़ी घड़ी चेंज नहीं होता, ठीक है ना, स्टेशन से गिरगिट नहीं, ध्यान रखें। तो हम लोगों ने बोला है क्या कि ये 8 क्या हो गए, नॉन स्टॉपिंग स्टेशन, क्रॉस वाले ये स्टेशन काउंट होंगे। अब इसमें गैप कितने बने दोस्त, 9। मेथड क्लियर है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टॉपिंग स्टेशन देखिए, टोटल स्टेशन पता है आपको, नॉन स्टॉपिंग निकल जाएंगे, उन नॉन स्टॉपिंग को क्रॉस से मार्क कर दीजिए। अब जितने गैप्स बन गए 9, उनमें से 4 सेलेक्ट कर लीजिए। अब बोलोगे 4 क्यों, क्योंकि जितने स्टॉपिंग स्टेशन है बेटा उसी को सेलेक्ट करना है आपको, समझ रहे हो बात को मेरे को। मैंने क्या कहा कि 9 तो हो गए आपके गैप, तो हमने क्या बोला कि 9 में से जितनी तरीके 4 गैप सेलेक्ट करोगे, इंग्लिश में अब द नंबर ऑफ वेज इन विच यू कैन सेलेक्ट 4 गैप्स आउट ऑफ 9 इज सेम एज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 4 स्टॉपिंग स्टेशन आउट ऑफ 12 इन विच नो 2 आर कंसेक्यूटिव। ठीक है, नहीं ठीक है, सुनना, मैंने क्या कहा कि 9 में से जितनी तरीके से 9 गैप्स में से जितनी तरीके 4 गैप सेलेक्ट करोगे, ये आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। 9 में से जितनी तरीके 4 गैप सेलेक्ट करोगे वही तरीके होंगे जिसमें आप 12 में से 4 स्टॉपिंग स्टेशन सेलेक्ट कर सकते हो सच दैट नो 2 आर कंसेक्यूटिव। ठीक है ना, कैसे काम करता है उस पर बात कर लेता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। सुनना पहले, ये 8 तो नॉन स्टॉपिंग स्टेशन हो गए, 4 गैप सेलेक्ट करोगे वही स्टेशन कहलाएंगे। सुनना ध्यान से, मैंने किन किन को स्टेशन कहा, जो क्रॉसेज हैं ये नॉन स्टॉपिंग हो गया। जो गैप सेलेक्ट हुआ, मान लो एक तरीका होगा ना जिसमें ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा, ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा, ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा, और मान लो ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा, तो हम बोल रहे हैं कि स्टेशन किन को बोलेंगे, जो गैप सेलेक्ट हुए हैं और जो क्रॉसेस हैं नॉन स्टॉपिंग होंगे। तो ऑर्डर तो बस एक ही तरीके से कर सकते हो ना, जैसे मान लो ये गैप सेलेक्ट हुआ, ये स्टेशन है तो इसको S1 ही बोलना पड़ेगा, इसको S12 नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑर्डर तो स्टेशन का यही होगा। ये स्टेशन है कि पहले से डिसाइडेड है, क्रॉस वाले स्टेशन हैं, ये अब कुछ नहीं रहा कद्दू, ठीक है ना। ये S3, इसकी बात करें तो ये सेलेक्ट हुआ है तो ये स्टेशन होगा S4। एक बार लिख लेने दो मेरे को, कुछ आप खुद से भी लिखना, आपको भी समझ में आएगा। S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12, ये देख लो 12 स्टेशन आ गए। इसमें गाड़ी कहाँ रुकी, S1 पे, S4 पे, S7 पे, S12 पे। आपको बोले कि सर ये जो आपने सिलेक्ट किया है क्या ये इस वाली तरीके में आएगा, बिल्कुल आएगा, यही तो आपको समझना है। आप अपने मन से 4-4 स्टेशन लेते रहिए, ध्यान रखिएगा, बस कंसेक्यूटिव मत ले लीजिएगा। एंड यू विल सेलेक्ट द गैप सच दैट कि वही 4 स्टेशन आएंगे, और देखना हर बार आसानी से हो जाएगा, ये कॉमन सेंस है। तो हम लोग देख सकते हैं क्या कि फिर से हम लोगों ने मान लो कि 8 जो है क्रॉसेस मार्क कर दिए, 2 3 4 5 6 7 8 गैप्स 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4 गैप का सिलेक्शन एक ऐसा भी आया होगा
कि ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा, ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा, ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा और ये गैप सेलेक्ट हुआ होगा। ये चार भी गैप भी तो 9C4 जब गैप सेलेक्ट करोगे तो ये चार गैप भी सेलेक्ट हुए होंगे। अब देखना, अब मार्क करोगे तो ये S1, ये अब कुछ भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सेलेक्ट नहीं हुआ है। क्रॉस तो हमेशा स्टेशन है। S1 के बाद ये S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, S12। गाड़ी कहाँ कहाँ रुकी दोस्त? S2 पे दिख रहा है, S5 पे दिख रहा है, S8 पे दिख रहा है और S12 पे। यहीं तो रोकनी थी। आप ऐसे कोई भी चार स्टेशन लो और जैसे मैंने अभी सेलेक्ट करके दिखाया है ना, आप भी थोड़ा टेक्निकल होके सोचना, क्योंकि क्रॉसेज आर द स्टेशंस और द गैप सेलेक्टेड आर द स्टेशंस ओनली, ठीक है ना। तो 12 हर बार पूरेगा और हर बार 4 सेलेक्ट हो रहा होगा और कोई ना कोई क्या हो रहा होगा, मतलब जो कोई भी 2 होंगे वो नॉन कंसेक्यूटिव हो रहेंगे। तो बहुत क्लियर है, आंसर कैसे निकालना है वो तो क्लियर है ना एटलीस्ट, ठीक है ना। मेथड में भी थोड़ा जूझोगे तो दिख जाएगा। जैसे मैंने बताया 90% को समझ में आता है, 10% थोड़ा कहीं कुछ चलता है तो कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या करना है, नॉन स्टॉपिंग पहले काउंट कर लेंगे। कैसे? स्टॉपिंग स्टेशन पता है, यस, टोटल में से घटा दिया, फिर क्या किया, उसमें से उतने सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे गाड़ी क्या करवानी है, रुकवानी है। ठीक है, एक सेकेंड। स्ट्रेट लाइन सर्कल बार बार मैंने बोला है, रिवाइज जरूर कीजिएगा, जितना हो सके स्ट्रेट लाइन सर्कल जरूर रिवाइज करते रहिएगा। और होमवर्क में लिख लीजिए, टिल डू योरसेल्फ 3 एंड इलस्ट्रेशंस 12, टिल डू योरसेल्फ 3 एंड इलस्ट्रेशन 12 तक। वांगना की एक्सरसाइज 1 में मैंने कुछ दे तो रखा है आपको, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, और आपने करके देखा भी होगा, ये भी मुझे लगता ही है। एक्सरसाइज 2 से कुछ दे रहा हूँ मैं इस बार। पता नहीं कहाँ तक दिया है, नहीं दिया, मुझे एक्चुअली याद नहीं है एक्सरसाइज 2 में, तो अभी तो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 to 13, ठीक है। तो काम करते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।